हेलो। निकालो शीट, निकालो वेक्टर की। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, 21st। तो 21st में को डाउट हो? सवाल नंबर 21 में को डाउट हो गया? 21st। 22nd में को डाउट? 23rd में को डाउट? 24 में को डाउट? 25 में को डाउट? 26 में को डाउट? ये सेम सवाल है एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, सवाल नंबर 3। सेम है, देखो साहब, डेटा भी सेम है शायद मेरे साहब। बस वहाँ कोऑर्डिनेट पूछे और यहाँ उनका सम पूछ लिया ना। सेम सवाल है एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का सवाल नंबर 3। कर चुके हैं इसको अपने ना? कर चुके हैं ना इसको? सेम सवाल है। 27 में को डाउट हो? 27 में को डाउट? 28 में को डाउट? 28 में को डाउट? 28 के बाद 28 हो गया ना? हो गया। वो एक तो पॉइंट पॉइंट को प्लेन में लाई करा दो और एक उनका रेशियो बराबर कर दो। वो दे रखा है, मैं पी पॉइंट दे रखा है, मैं ए पॉजिटिव दे रखा है और ए पॉइंट दिया हुआ है ना। और ये प्लेन दे रखा है अपने को। प्लेन का इक्वेशन दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो, एन जेड बराबर जीरो। ये पॉइंट ए दिया हुआ है एक, क्या लिखा हुआ है ए -2a और क्या लिखा है 3। और ऐसे एक पॉइंट डी दे रखा है ना, बी दे रखा है बी पॉइंट 0, 4, 5। हम ए पॉइंट से इस पर ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर, तो उसका जो फुट आ गया वो सी आ गया ना। ए से ड्रॉ कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर का फुट सी आ गया। सी दे रखा है हमें, सी दे रखा है 0, -a, -1। यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो उसका फुट डी आ रहा है। तो ये 2 फुट हमें निकालना है ना। और ये फुट निकालने के बाद फिर हम सी और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट जो है प्लेन में लाई कर रहा है, सी पॉइंट। तो एक्स बराबर 0 रखा, वाई की जगह -a रख दिया और जेड बराबर -1 रख दिया, तो -n बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई। और दूसरा ये है कि ये लाइन जो है वो प्लेन का नॉर्मल है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो 2 बार है हमारे पास, तो उनका रेशो बराबर कर दो आप। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो कितने आ गए? इसके डायरेक्शन रेशो आ गए हमारे पास। डायरेक्शन रेशोज आर, ए में से 0 का माइनस कर दो, ए आ गया। उसमें से इसको माइनस किया तो -a आ गया। और फिर ये कितना आ गया? 4 आ गया। सही लिखा है ना मैंने? तो ये रेशो बराबर कर दो, तो L अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन -a और इज इक्वल टू n/4। ये ऐसा आ जाएगा ना। अब n की जगह क्या रख दो आप? -m × a रख दो। यहाँ रख दो n की जगह, तो यहाँ से n कितना आ गया? n इज इक्वल टू कितना आ गया? -m × a आ गया। n=-m × a। बस वो रख देंगे, n=-m × a आ गया। तो यहाँ अगर मैं m × a रखूंगा तो इस m से m कट जाएगा एंड वी गेट a² = 4। लेकिन शायद a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो a बराबर 2 आ जाएगा ना। a बराबर 2 आ गया। a बराबर 2 आ गया तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो भी आ गए ना। ये आ गया L/2, फिर ये कितना आ गया? m/-2 और ये कितना आ जाएगा? n/4। यानी L/1 इज इक्वल टू m/-1 इज इक्वल टू n/2। तो एल में नहीं आ गया एक तरह से ना। तो L बराबर कितना आ गया? यानी प्लेन की इक्वेशन आ गई x - y प्लस का 2z बराबर 0। ये प्लेन आ गया। बस अब कोई दिक्कत नहीं है ना। पूछा क्या है उन्होंने? पूछा है उन्होंने सी डी की लेंथ। बस अब तो उस बी पॉइंट से इस प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो। और जो है वो सी तो पॉइंट आ ही गया, क्योंकि ए की वैल्यू आ गई तो सी आ गया। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से डी आ जाएगा। बस फिर वो डिस्टेंस निकाल लेंगे अपने। इसके बाद नेक्स्ट 29 में को डाउट हो? 29 में को डाउट? 30 में को डाउट? क्वेश्चन नंबर 30 में को डाउट? 30 में को डाउट? बताना 30। 31 में को डाउट हो? 31 में को डाउट? 32 में को डाउट? 33 में को डाउट? 33 में वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जी अपने को ना। तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है, तो उसकी हाइट मान लो आप। इसमें ये बेसिकली हमें स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर बेस है इसका। और उनके बीच में एंगल दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ 1/5। तो बस उसका यूज़ करना है मुझे, एंगल का। और एंगल का यूज़ करने के बाद हमें इसकी जो भी बॉक्स बना हुआ है या इसकी हाइट निकालनी है ना। तो उसमें उन्होंने डायमेंशन दे रखी है, डायग्राम में दिखा रखा है उन्होंने।
तो मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, और ऐसे मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस हमारे पास, ठीक है ना। तो उसमें ये डायमेंशन दे रखी 10, और ये 10 दे रखी। इस पॉइंट को ए दिखा रखा उन्होंने, इसको बी दिखा रहा है, ए बी सी डी। फिर इस पॉइंट को ई दिखा रखा है, इसको एफ दिखा रखा है, इसको जी दिखा रखा है, इसको एस दिखा रखा है। तो उन्होंने एक तो ए जी के बीच में एंगल दिया हुआ है, हाँ, एंगल बिटवीन ए जी। तो ए जी एक बॉडी डायग्राम है इसका ना, और एक हमें दे रखा है बी एच। तो इनके बीच में एंगल निकालना है मुझे। एंगल दे रखा है तो मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए डायमेंशन चाहिए अपने को ना। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जेड एक्स प्लेन में बना हुआ है ना। तो हमने क्या इसका हाइट मान ली है ना, हाइट ही पूछा गया हमसे। तो इस हाइट को मैंने एच मान लिया, लेट दिस हाइट इज एच। ये एच है तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा ना। अब इनमें सबके कोऑर्डिनेट लिख दो बस आप, जिससे मतलब है उसको लिखते हैं ना। तो ए तो ओरिजिन मान लिया मैंने ना, तो ये तो आ गया ओरिजिन 0 0 0। अब मुझे मतलब है बी से, तो बी आ जाएगा, बी का एक्स 10 हो जाएगा, बी का वाई 0 है, और बी का जेड भी 0 है ना। एक वाई भी 0 है और जेड भी 0 है। फिर मुझे चाहिए एच। ये वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में एक्स 0 हो गया, वाई कितना आ गया एच, और जेड कितना आ गया 10 आ गया। सही बोल रहा हूँ। अब मुझे मतलब है जी से, तो जी तो एयर में है हमारे पास। तो जी का जो एक्स है वो कितना है 10 है, जी का वाई वो है एच है, और जेड कितना है 10 है। बस ये पर्याप्त चल जाएगा ना। ए ओरिजिन है ही से ना। तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो बस, डायरेक्शन रेशियोज। तो जो जी है वही डायरेक्शन रेशियो हो गए ना, 10 एच और 10, सही है ना। और बी एच का निकाल लो। तो बी एच में क्या, एच में ज्यादा लिखा हुआ है, एच में से माइनस कर दो, एच माइनस बी, तो -10, फिर एच और 10। मतलब इनके बीच में एंगल थीटा है, और हमें कॉस थीटा दिया हुआ है। तो व्हाट इज कॉस थीटा, 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज मॉडुलस ऑफ ए A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो व्हाट इज A1 A2, A1 A2 इज -100, B1 B2 is h square, and C1 C2 is 100 upon under root sigma A1 square। तो 100 100 200 प्लस एच स्क्वायर, और उसमें भी कितना आ जाएगा 200 प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो बस ये हट जाएगा, यहाँ से एच निकल जाएगा, हाइट आ जाएगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट 34 में को डाउट हो, 35 में को डाउट हो गया ना। 35 तक इसे शायद कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखे हैं, 4 5 सवाल मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें ए वन के किसी पार्ट में डाउट हो। ए1 का लास्ट वाला है, थोड़ा सोचने वाला होता है, अदरवाइज तो बाकी तो कोई दिक्कत आती तो है नहीं बाकी पार्ट में। तो लास्ट वाले में ये है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दो आप। तो रियल पार्ट हो गया 4x² प्लस 3xy, और उसको रियल पार्ट के बराबर इक्वेट कर दिया, 4y² माइनस x² / 2 हो गया वो ना। ये ऐसे लिख दिया हमने। अब इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के बराबर इक्वेट कर दो। तो इमेजरी पार्ट क्या है, 2xy माइनस 3x², और इमेजरी पार्ट के बराबर आ जाएगा, दैट इज 3xy माइनस का 2y² आ जाएगा, बस ऐसा आ जाएगा। तो इसमें हमें ऐसा एक्स वाई निकालना है जिस पर ये भी ट्रू आ जाए वो भी ट्रू आ जाए। ऐसा एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन जहां ये और ये दोनों बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आए वो इसके बराबर आए। तो इसमें क्या है, वेरिएबल भी दो है, इक्वेशन भी दो है। तो देखते हैं क्या होता है ना। तो इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और थोड़ा सा इसको 2 आएगा ना, तो 8 आ जाएगा, 9x² हो जाएगा। दिस इज 9x² प्लस का 6xy और माइनस 8y² बराबर 0। सही लिखा है ना। बस अब इसको फैक्टराइज कर दो आप। तो फैक्टराइजेशन में क्या है, इसको ब्रेक कर दो, 72 आएगा ना, तो 12 और 6 में ब्रेक कर दो उसको। तो मतलब इसका मैं फैक्टर कर लूंगा, और फैक्टर करने पर आएगा 3x प्लस 4y। फैक्टर कर सकते हैं ना ब्रेक करके। तो 3x प्लस 4y, और एक फैक्टर आ जाएगा इसका 3x माइनस 2y। एक फैक्टर ही आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी आ गई, हमें एक्स वाई चाहिए जिस पर ही 0 हो जाए। तो अब यहां से देखते हैं, यहाँ इंटरचेंज कर लो, जैसे 3x² प्लस x इंटू वाई माइनस 2y² बराबर 0 कर दो। तो वही इसको ब्रेक कर दूंगा मैं, 3xy और माइनस का 2xy, उसमें ब्रेक कर दूंगा। फिर अगेन मैं इसके फैक्टर कर लूंगा, तो एक फैक्टर आएगा इसका x प्लस वाई, और एक फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। अब हमें ऐसा एक्स वाई चाहिए जहाँ ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। तो देखो, अगर मैं ऐसा एक्स वाई लूंगा जहाँ ये 0 आ जाए, तो फिर वो भी 0 आ जाएगा। तो इससे आगे y इज इक्वल टू 3x/2, यानी y तो 3x/2 ले लो, और x को क्या ले लो, x को कुछ भी ले लो, x कैन बी एनी रियल नंबर, और y इज दिस। तो फिर ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। ठीक है, अब हम इस फैक्टर को देखते हैं।
हम चाहते हैं ऐसा एक्स वाई निकालें जब ये भी जीरो आ जाए और ये भी जीरो आ जाए। तो ऐसा एक्स वाई कौन सा है? जीरो जीरो, तो वो तो यहीं से आ जाएगा भाई। ये लाइन हमें ऐसा एक्स वाई चाहिए ये भी जीरो आए ये भी जीरो आए, तभी तो जीरो आ सकते हैं ना दोनों ये। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन पे कट करेगी इसका मतलब। तो ये बराबर कब हो सकते हैं? एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, तो वो तो यहीं से आ जाएगा। जब एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई अपने आप जीरो आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन कि एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एंड वाई इज 3x/2। यानी एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखो आप और वाई यहाँ से निकाल लो, तो ये इसके बराबर आएगा वो इसके बराबर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद A2 में को डाउट हो, इस तरह के सवाल तो करते थे अपन क्वाड्रेटिक में ना। क्वाड्रेटिक की शीट में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के पहले पेज में ही सवाल है ना, ऐसे सवाल करते हैं मतलब। A2 में A3 में को डाउट हो, A3 के सेकंड पार्ट में को डाउट हो, उसमें दो दो वैल्यू आएंगी ना, तो चार वैल्यू आएंगी मतलब। एक बार इसमें प्लस साइन उसमें प्लस साइन फिर इसमें प्लस साइन, क्योंकि वैल्यू निकाली ना, इसकी दो वैल्यू है हमारे पास और इसकी भी कितनी वैल्यू है, इसकी भी दो वैल्यू है ना। और इन दोनों को जोड़ना है अपने को, ये तो बोला नहीं भाई किस वैल्यू को लेकर जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो यहाँ प्लस साइन ले लूंगा, यहाँ प्लस साइन ले लूंगा, तो शायद रूट तो आ जाएगा मेरे हिसाब से ना। फिर यहाँ प्लस साइन लूंगा, यहाँ माइनस साइन लूंगा तो कुछ और आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, फिर यहाँ पर माइनस साइन, चार वैल्यू आ जाती है इसकी ना। भाई अलग अलग तो निकालना बता ही रखा है ना आपको मैंने, स्क्वायर रूट तो बताओ इसमें प्लस किस दो वैल्यू आई, तो यहाँ प्लस साइन ले लो, यहाँ प्लस साइन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जोड़ दो उनको ना, तो चार वैल्यू आ जाती है। मतलब जो भी वैल्यू आएंगी ये चार केस कंसिडर करूंगा। अब इससे मुझे लगता है चार अलग अलग वैल्यू आ रही है तो चार आंसर है, दो वैल्यू आ रही है तो दो आंसर है, इसका मतलब है निकाल सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए A3 के बाद A4 में आ गए। A4 में को डाउट हो, A4 में वही क्वाड्रेटिक लगा तो धराचार्य जी का फॉर्मूला है ना, तो अंदर स्क्वायर रूट बनेगा, बस उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें। तो जेड इज इक्वल टू माइनस बी कितना आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² - 4AC। तो B² - 4AC अगर आपने निकाला होगा तो माइनस का 15 + 8 आयोटा आ जाता है वो, अपॉन 2 आ जाता है ना। अब जेड की दो वैल्यू है तो वो स्क्वायर रूट मुझे निकालना पड़ेगा वापस, और जैसे वो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो रख दूंगा, प्लस माइनस साइन मैंने बाहर लगा ही रखा है उसमें ना, तो बस इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो रख देंगे ना। A × B नेगेटिव आएगा इसमें ना, तो अंदर माइनस साइन आएगा मतलब, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज 1 + 4 आयोटा, शायद वो आ जाता है 1 + 4 आयोटा। है ना 1 + 4 आयोटा, निकाल लिया ना स्क्वायर रूट। एक बार प्लस साइन ले लेंगे एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो विद वैल्यू आ जाएगी ना। बताऊं करके निकाल के स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है A5 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट हो। इसके बाद नेक्स्ट बस ये थे, तो आगे चलते हैं अपन। तो वो मॉडुलस की शुरुआत कर दी थी हमने ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने बताया था कि मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालने के लिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस निकाल लो बस आप। और उसका मॉडुलस जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ x² + y²। मैंने कल बोला भी था बहुत बार कि जब भी हमें, जब तक हम प्रॉपर्टी पर नहीं आएंगे तब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी करना हो उसे एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा अपने को ना। फिर उसके बाद हम जो भी चाहें रियल पार्ट निकालना इमेजरी पार्ट निकालना, ये बताना कि वो प्योरली रियल है इमेजरी है, उसका कॉन्जुगेट निकालना हो, कुछ भी करना हो हमें, तब उसके बाद कर पाएंगे ना। तो सिर्फ मैंने शायद लिखाया था बस आपको ना मॉडुलस के बारे में, कि सवाल करवाया था, सवाल भी करवाया था, मल्टीप्लिकेशन वाला भी करवाया था ना, मल्टीप्लिकेशन वाला भी करवा लिया था। तो ये मॉडुलस हमने निकाल लिया था ना। तो मॉडुलस निकालने के लिए भी हमें उसको एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये है ना उसके लिए। लेकिन उससे पहले एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लाना जरूरी है। तो ऐसे हाँ स्टार लगा के लिख लो आप। मॉडुलस ऑफ जेड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स, मॉडुलस ऑफ जेड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स, जैसे हमने कॉन्जुगेट के बारे में देखा ना कि जेड बार क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ जेड होता है ना। उससे चीजें समझी हमने ना कि अगर जेड बराबर जेड बार है तो ऐसा कब हो सकता है, यानी जेड और जेड बार बराबर आने का मतलब उसी पॉइंट का मिरर इमेज वही आ जाए, तो प्योरली रियल एक्सिस पर होगा ना। या जेड बराबर जेड बार, तो इसका मतलब वो मिरर इमेज बराबर आ रहा है, मतलब वो रियल एक्सिस पर आएगा। और अगर वो प्योरली इमेजरी है तो जेड प्लस जेड बार बराबर 0 आ जाएगा ना। अब इसे इसके बारे में देख रहे हैं कि मॉड जेड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये होता है ना कि मॉडुलस ऑफ जेड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसके ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
जेड हमारे पास ये है एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसका मॉडुलस मैंने बताया आपको कैसे निकाला गया है, तो कहीं मैंने लोकेट कर दिया कि ये जेड हमारे पास है, और अगर ये जेड है तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाई है इसका ना, और ये एक्स है ना, ये तो एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब मॉड जेड हमने बताया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो बेसिकली यही मॉड जेड होता है ना। मॉड जेड का मतलब डिस्टेंस हो गया एक्चुअली है ना। मॉडुलस ऑफ जेड मैं बार बार ऐसे बोलूंगा भाई, डिस्टेंस है ये, जेड का मॉडुलस निकाल रहा हूँ, मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। यानी हमें बोल सकते हैं दैट इज टू से कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी। अगर ये डिस्टेंस है तो जेड कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस है। मॉड जेड का मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। अच्छा आप सोच के बताओ कि मॉड जेड जीरो कब हो सकता है, मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है, जब वो खुद ओरिजिन पर हो ना। तो बस दुनिया में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है जिसका मॉडुलस जीरो होता है। जैसे नल वेक्टर होता है ना, नल वेक्टर का मॉड क्या होता है, जीरो, लेकिन डायरेक्शन इंडिटरमिनेट होती है, डायरेक्शन बता नहीं सकते फिर हम, है ना। ऐसे ही हमारे पास जीरो है, यहाँ जीरो इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉड इज जीरो। यानी जीरो ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसके मॉडुलस से पहचान सकते हैं अपन। कभी आपसे कहा जाए कि मॉड जेड बराबर जीरो, तो इसका मतलब जेड बराबर जीरो, तो जेड बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ लिखे इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन जेड बराबर जीरो, यार इक्वलिटी विल होल्ड, यार इक्वलिटी विल होल्ड, यार इक्वलिटी विल होल्ड, इक्वलिटी विल होल्ड if z is equal to 0 will hold if z is equal to 0। सिर्फ जीरो ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसके मॉडुलस से पहचान सकते हैं अपन, कि कभी आ जाए मॉड जेड बराबर जीरो, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें ध्यान से ये देखें, एक और लिखें कि जिसे मैंने भी बताया है मॉड जेड का मतलब क्या बताया मैंने आपको, मॉड जेड का मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना। यानी जेड ये है और ये ओरिजिन है, तो ये भी तो एक पॉइंट है ना। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट, मैंने कहा ना कि एवरी पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह रहे हैं भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं मॉड निकाल रहा हूँ, मतलब मैं इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी एक पॉइंट है। तो बेसिकली जेड की जीरो से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉड जेड बोल रहा हूँ। तो मैंने मॉड जेड को ऐसे समझा, मैंने मॉड जेड को ऐसे लिख दिया, भाई मॉड जेड लिखो ऐसे लिखो, ये की बात, मॉड जेड लिखे, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड लिखा हुआ है, जेड माइनस जीरो का मतलब जेड, तो जेड का मॉड लिखा हुआ है। अब हम मॉड जेड को क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये जेड है, ये ओरिजिन है, यानी ये क्या है, ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस है, ये इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस हो गई है ना। यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यानी स्टार लगा के लिखो, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। अब किसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन जेड टू, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन एंड जेड टू। मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू रिप्रेजेंट्स distance between the complex numbers z1 and z2, represents the distance between the complex number z1 and z2, इनके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है ना। मैंने कभी ऐसा आधा लिखा हुआ, तो जैसे कभी यूं लिखूंगा, अगर मैं कभी मैं ऐसा लिखूंगा मॉडुलस ऑफ z माइनस वन, इसका मतलब क्या देखोगे आप कि z और वन के बीच के डिस्टेंस है। भाई वन तो एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z और वन के बीच की डिस्टेंस हो गई, मतलब है ना। अब इससे अगर हमारी बात समझ में आ गई तो अपन ये बोल सकते हैं ना, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं स्टार लगा के, इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर, इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू आर, क्या मतलब है इसका, कि जेड और जेड जीरो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द लोकस ऑफ जेड, सर्कल whose center is z0 and radius is equal to r। If modulus of z minus z0 is equal to r, then the locus of z will be a circle, then the locus of z will be a circle having center at z0, locus of z will be a circle having center at z0 and radius is equal to r, and radius is equal to r। अगर r बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस जीरो हो गई, तो z बराबर क्या हो गया, z जीरो हो जाएगा। और अगर r नेगेटिव हो जाएगा
तो मीनिंगलेस हो जाएगा मतलब है ना। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई मतलब हमारे पास है ना, ऐसे उसको बोल सकते हैं ना। क्लियर हो गया ना, ऐसे इसको दिखा सकते हैं ना। अब इसके सवाल करेंगे अपन है ना, अगेन फिर स्टार लगा के लिखें कि जेड इंटू जेड बार जो होता है, जेड इंटू जेड बार, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये अपन रियल नंबर में जब पढ़ते हैं ना, तो देखो वहां ऐसा बोलते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर, वहां तो अपन ये बोलते हैं ना। यहाँ अपन ये नहीं बोल रहे कि मॉड जेड का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, क्योंकि वहां हम रियल नंबर की बात ही करते थे बस। तो एक्स रियल है वहां, और अगर यहाँ पे जेड रियल हो जाएगा तो जेड बार कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो मॉड जेड का स्क्वायर यहाँ भी जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी अभी इन जनरल वे में हो गया कि जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो प्योरली रियल हो चाहे वो इमेजरी हो, कैसा भी नंबर हो, ये ऑलवेज ट्रू है। और वो ट्रू तब है जब एक्स क्या है, रियल नंबर है, जब एक्स रियल नंबर। क्योंकि यहाँ भी अगर जेड को रियल कर दोगे तो जेड बार अपने आप क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और मॉड जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी जनरल वे अभी हो गया कि जब भी मॉड का स्क्वायर हो, जैसे अपन करते हैं ना वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर में कभी वेक्टर का मुझे मॉड निकालना हो, तो वेक्टर का मॉड अगर मुझे निकालने में जब भी दिक्कत आती है, मैं क्या करता हूँ, उसके मॉड का स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसे मुझे लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉड निकालने में दिक्कत आ रही है, फटाफट मॉड का स्क्वायर कर दो और उसको जेड इंटू जेड बार लिख दो। वहां अपन वेक्टर डॉट वेक्टर लिखते हैं, यहाँ पर जेड इंटू जेड बार लिख दो आप, है ना। ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। जैसे अपन इसको लेना चाहें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो जेड बार में निकाल सकता हूँ। व्हाट इज जेड बार, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। अब यहाँ अगर जेड इंटू जेड बार निकालूंगा तो क्या लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर का मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और ये बेसिकली क्या है, मॉड जेड का होल स्क्वायर हो गया। तो बार बार अपन जब मल्टीप्लाई करते थे ना इनको, तो बार बार ऐसे लिखते थे अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब जेड इंटू जेड बार निकालना होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। फटाफट ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को ना। तो जब भी हमें लगेगा कि भाई हमें मॉड्स में कोई दिक्कत आ रही है, फटाफट स्क्वायरिंग कर देंगे अपन और जेड इंटू जेड बार लिख देंगे ना। ऐसे एक और लिख सकते हैं यहाँ, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और मुझे उनका मॉड निकालना है, तो हमें उनको, ठीक है मैं आगे और भी बताऊंगा आपको, ऐसा मॉड अलग अलग कर सकते हैं। रियल नंबर में भी अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना रियल नंबर के अंदर अलग। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। ये ऐसा लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। तो ये कुछ मॉड के बारे में बातें हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं ना। एक और यहाँ लिख सकते हैं, इफ जेड इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is a non-zero complex number, then 1 by z is called multiplicative inverse of z. If z is a non-zero complex number, then 1 by z is called its multiplicative inverse. Then 1 by z is called its multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मैं जेड को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, वन आ जाए। जैसे बोलते हैं ना एडिटिव इनवर्स, तो जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई जेड हो गया ना। एंड आगे लिखे एंड वन बाई जेड इज इक्वल टू, अब वन बाई जेड को निकालना हो तो निकालना आता है हमें, क्या करते हैं, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो फटाफट इसको लिख सकते हैं भाई, वन बाई जेड लिखा हुआ है और जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हाट इज जेड इंटू जेड बार, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो कभी कहा जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, मतलब मुझे वन बाई जेड निकालना है, तो वन बाई जेड का फॉर्मूला तैयार कर दिया मतलब बने, फटाफट जेड बार इंटू, यानी ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि इसको अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, जेड से मल्टीप्लाई करते ऊपर क्या आ जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर वन आ जाएगा। तो कभी किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो फटाफट यहाँ से निकाल सकते हैं ना। लेकिन जैसे सवाल करें, इफ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, then find its multiplicative inverse. If z is equal to 3 + 4 iota, then find its multiplicative inverse. Then find its multiplicative inverse. हो गया ना, बस फटाफट निकाल, 1 by z निकालना है वैसे अपना। Then find its multiplicative inverse. तो multiplicative inverse is 1 by z, और 1 by z का मतलब क्या है, z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। तो z बार तो कितना हो गया, 3 - 4 आयोटा हो गया, और मॉड z का स्क्वायर क्या हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, ये ऐसा आ गया बस अब। सही है ना? ये फॉर्मूला इसलिए बनाया अपने ताकि अपनी मदद हो जाए ना। और ये कितना आ गया बस 3/25, दिस इज 3/25 एंड प्लस आयोटा माइनस 4/25, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अगर इसको मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनाएगा 100%। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। लिखो, सवाल करते हैं, लिखो आप। इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 1, if modulus of z is equal to 1, then draw the locus of z, then draw the locus of z। z का लोकस ड्रॉ करना है अपने को। लोकस का मतलब z फिक्स नहीं है ना। जैसे अपन रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, जैसे हमसे कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन मॉड x बराबर 1, तब आंसर क्या आता है? +-1। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब इमेजरी नंबर भी लेके चल रहे हैं ना। तो अब यहाँ से कितने सोल्यूशन आएंगे? ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस बना जाए? तो यहाँ से इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब उनका लोकस ड्रॉ करना है मुझे। लोकस का मतलब जेड वेरिएबल है, और मुझे ऐसे ऐसे जेड लेने हैं उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ जाए? 1 आ जाए। तो लोकस क्या आ गया? एक सर्कल आ गया। मतलब हमें पहले बोलना है मन में, मॉड जेड का मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस, हम चाहते हैं 1 आ जाए, बस 1 कर दो उसको ना। तो ओरिजिन तो फिक्स हो गया, अब उसकी डिस्टेंस भी फिक्स हो गई, तो ये डिस्टेंस को 1 यूनिट कर दिया मैंने, मान लो ये डिस्टेंस को मैंने 1 यूनिट कर दिया ना, ये डिस्टेंस को 1 यूनिट कर दिया। तो यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ भी वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है। तो उसका लोकस क्या आ गया? एक सर्कल हो गया ना। लोकस विल बी ए सर्कल। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इस सर्कमफ्रेंस पर लूंगा, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, तो उसके डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आएगा तो उसके डिस्टेंस ओरिजिन से 1 आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आएगा, उसके डिस्टेंस ओरिजिन से 1 आ जाएगी। यहाँ होगा तो उसकी डिस्टेंस 1 आ जाएगी। यानी उसका लोकस क्या आ गया? एक सर्कल आ गया। ठीक है ना? अगर मैं यूं बोलूंगा, मान लो ऐसे, ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब लोकस एक डिस्क आ जाएगी ना, सर्कल आ जाएगी, सर्कल के अंदर का पोर्शन भी आ जाए। जब भी हम छोटे बड़े की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बराबर के बारे में बात करनी चाहिए ना। इनफैक्ट अगर इक्वलिटी भी नहीं हो, तब भी बराबर को ड्रॉ करो पहले आप। भाई इक्वलिटी पर क्या आएगा? जैसे मान लो मुझे कभी ये ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा। इनफैक्ट अगर मुझे ये भी ड्रॉ करना हो ना, मॉड जेड लेस देन 1, तो ये मैं बराबर की बात करूंगा पहले ना, और ये ड्रॉ कर दो आप। ये ड्रॉ करने पर ऐसा आ गया भाई, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ये ऐसे बना लिया इसको मैंने। जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट आनी चाहिए। अब क्या हम चाहते हैं 1 के बराबर आए? यस, तो इसको डार्क कर दो। और अगर वहां इक्वलिटी लगी हुई नहीं होती, तो हम बाउंड्री पर आने वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं ना। अब अगर जेड यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस 1 आएगी, लेकिन हम चाहते हैं डिस्टेंस 1 से कम भी आ सकती है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो डिस्टेंस ओरिजिन की 1 से कम आ जाएगी। और जेड यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये भी 1 से कम है। जेड यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये भी 1 से कम है। जेड यहाँ भी हो सकता है ना, तो यानी जेड कहाँ आएगा? सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आ जाएगा, और उसके अंदर आ जाएगा कहीं भी। तो डिस्क आ गया, लोकस एक डिस्क। सर्कल तो बाउंड्री वाला होता, ये डिस्क आ गई लोकस, ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया हम। ठीक है ना? लिखे, नेक्स्ट सवाल लिखे हम। इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 minus 4 iota is equal to 5. Then draw the locus of z and also find the maximum and minimum value of mod z. Then draw the locus of z and also find the maximum and minimum value of mod z. Draw the locus of z and also find the maximum and minimum value of mod z. Z का लोकस ड्रॉ करना है हमें, फिर हमें मॉडुलस ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। And also find the maximum and minimum value of mod z। जो भी ड्रॉ करना है उसके बारे में बोलना है कि मॉड का मतलब डिस्टेंस है ना, तो ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस हम चाहते हैं 5 आ जाए। फिर मॉड जेड निकालना है, मतलब मॉड जेड का मतलब क्या होता है भाई, ये इसका मतलब है। उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करो आप। तो लोकस एक सर्कल आ गया ना,
तो जेड, इसको ऐसे लिख लिया, पहले अरेंज कर लिया, जेड माइनस जेड वन की फॉर्म में, जेड माइनस क्रिएट कर दिया और 3 + 4 आटा हो गया। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कितना आएगा, 3,4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम चाह रहे हैं इसकी इस फिक्स नंबर से डिस्टेंस हमेशा कितनी आ जाए, 5 आ जाए, तो लोकस एक सर्कल आ जाएगा। उसका सेंटर कितना होगा, 3,3 + 4 आइटा बोल दें या 3,4 बोल दें। तो 3,4 का मतलब ये रियल पार्ट तो 3 आ गया और इमेजरी पार्ट उसका 4 आ गया, 1 2 3 4, ये सेंटर है। अब उसका रेडियस कितना है, 5 यूनिट है। तो ये डिस्टेंस तो कितनी है हमारे पास, ये डिस्टेंस तो 3 यूनिट है, तो इसका मतलब 5 यूनिट यहां तक आएगा वो। ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो 5 यूनिट मतलब यहां तक आएगा। ऐसे 5 यूनिट यहां तक जाएगा, 5 यूनिट ऊपर जाएगा। अब लेकिन जब यूं आएगा ना, तो कहां से, क्या ओरिजिन से पास होगा। यस, कैसे मालूम पड़ा भाई, ओरिजिन की और 3,4 की डिस्टेंस भी कितनी है, 5 यूनिट है। तो डायग्राम बनाना आसान ना, मतलब थोड़ा अच्छा ढंग से डायग्राम बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दिया हम, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये लोकस तो ये आ गया भाई हमारे पास, ये इसका लोकस आ गया। ये हमारे पास 3,4 है ना, और इसका रेडियस हमारे पास 5 यूनिट के बराबर है। अब हमारे पास जेड कहाँ है, जेड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब हम चाह रहे हैं मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो जेड तो मालूम पड़ गया भाई, जेड तो वेरिएबल है, जेड तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। अब हम चाहते हैं मॉड जेड का मैक्सिमम, मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए। जेड को इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कहाँ लें कि वो इस ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाए। तो क्या करें, जब भी ऐसा होता है ना, वो सर्कल में बताया था हमने आपको कि उस पॉइंट को हम चाहते हैं ओरिजिन को पहले सेंटर से मिला दो और आगे बढ़ा दो उसको। या अगर मैं यहाँ जेड लूंगा तब जाके उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम आएगी। तो जेड को यहाँ हो तो ये कितना है, अब 5 है, ये भी 5 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड, 10। तो जेड मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 के बराबर। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, 0, क्योंकि वो मॉड जेड मिनिमम का मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस कम से कम आए। तो जब यहाँ होगा ना, तभी उसकी ओरिजिन डिस्टेंस कम से कम आएगी। तो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ गई ना। ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट कर पाए अपन। नेक्स्ट सवाल लिखें, इफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू, इफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू is less than equal to 1, then draw the locus of z, then draw the locus of z, and also find the maximum and minimum value of modulus of z minus 3. If modulus of z plus 2 is less than equal to 1, then draw the locus of z and also find the maximum and minimum value of modulus of z minus 3. तो सबसे पहले इसको सही करेंगे अपन, है ना। इसको लिखेंगे z माइनस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो z माइनस माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हो गया z1, ये हो गया z2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम चाहते हैं 1 आए या 1 से छोटी आ जाए। तो जेड इस तरह से मूव करेगा कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 1 आए या 1 से छोटी आ जाए ना। तो सबसे पहले इक्वलिटी को ड्रॉ करो आप, सबसे पहले इसके बाद करो मॉडुलस ऑफ जेड, चाहे भले इक्वलिटी लगी भी नहीं हो, लेकिन सबसे पहले इक्वलिटी को ड्रॉ करना चाहिए ना। इसको देख लो आप ना। अब -2 तो एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो -2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं जेड ऐसे मूव करे कि उसकी इससे डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट आए, क्योंकि पहले इक्वलिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है, इसका मतलब वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है। इसका मतलब वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो अगर इक्वलिटी के बाद यानी जेड यहाँ होगा तो डिस्टेंस 1 आ जाएगी, यहाँ होगा तो डिस्टेंस 1 आ जाएगी, यहाँ होगा तो डिस्टेंस 1 आ जाएगी। अब हम चाहते हैं 1 से कम भी आ जाए, तो सर्कमफ्रेंस पर तो हो ही सकता है, लेकिन वो अंदर भी हो सकता है, जेड यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ होगा तो उसकी -2 से डिस्टेंस 1 से कम आ जाएगी,
यहाँ पर होगा तो डिस्टेंस उसकी 1 से कम आ जाएगी, यानी जेड इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर और उसके अंदर कहीं भी हो सकता है ना। इनफाइनाइट जेड है मतलब हमारे पास, वो सारे जेड जो इस सरकमफ्रेंस पर है या अंदर है वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। अभी एक काम तो पूरा हो गया, ड्रॉ कर दिया हमने लोकस। अब हमें ये चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जेड की 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो और मिनिमम डिस्टेंस निकालो। उसमें मैं बताया जेड तो वेरिएबल है, जेड तो या तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर या अंदर कहीं भी है। तो मुझे जेड सेलेक्ट करना पड़ेगा मैं कहाँ लूँ कि उसकी 3 से डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए मिनिमम आ जाए। तो 3 का मतलब ये हो गया, 3 एक फिक्स नंबर है, ये ऐसा आ गया ना। अब अगेन ये जो पॉइंट है, चाहे वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के बाहर हो चाहे सर्कल की सरकमफ्रेंस के अंदर हो, अगर हम चाहते हैं वहां से एक ऐसा पॉइंट निकालें जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो और उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर या मिनिमम डिस्टेंस पर, तो उसका तरीका ये होता है कि उसको किससे मिला दें अपन, उसको सेंटर से मिला दो। सबसे पहले आप उसको सेंटर से मिला दो, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो उसको आगे बढ़ा दो। तो अगर मैं यहाँ लूंगा जेड को तब जाके ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी ना, है ना, ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ लूंगा ना इस जगह, ये सब बता भी रखा है सर्कल के अंदर, मान लो हम यहाँ लें तो भाई ये डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं आएगी। क्योंकि हम देखेंगे भाई ये जो सब डिस्टेंस आएगी ना, अगर हम बोलें कि भाई ये 3 और जेड को यहाँ ले लो तो ये डिस्टेंस ज्यादा आएगी नहीं आएगी। क्योंकि ये डिस्टेंस है दिस प्लस दिस से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ट्राइंगल बन गया ना अभी। तो ट्राइंगल की इन दो साइड का सम इस थर्ड साइड से क्या होगा, यानी येलो लाइन की जो लेंथ आएगी ये इन दोनों रेड और इस येलो से क्या आ जाएगी, छोटी आएगी। जबकि अगर मैं यहाँ लूंगा तो ये जो लेंथ आएगी दिस प्लस दिस के बराबर आएगी। ये बताते भी सर्कल पढ़ते हैं, बताते भी हैं कि ऐसे भी बाहर हो चाहे अंदर हो कहीं भी हो उसको सेंटर से मिला दो आप तो बस, और सेंटर से मिला के आगे पीछे बढ़ा दो। मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेना हो उधर ले लो और कम से कम डिस्टेंस पे लेना हो तो पास वाले में ले लो आप। तो अगर मैं जेड को यहाँ लूंगा तब तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी है, 3, फिर ये डिस्टेंस कितनी है 4, और ये कितनी है 2, 6 हो गई मतलब है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6, 6 ही आ गया ना वो, और 6 आ, और मिनिमम कहाँ आएगा, मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम 4 आ जाएगा। तो आपकी बार वो यहाँ आ जाएगा, आपकी बार वो यहाँ आ जाएगा सर। तो मिनिमम इज 4, 3 और 1 4 आ जाएगा, तब जाके वो मिनिमम आएगा ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 की जब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं इसको। लिखें एक और लिखें नेक्स्ट। इफ मॉडुलस ऑफ z minus if modulus of z minus 3 minus का 2 iota is less than equal to 2, then draw the local, then find the maximum, then find the minimum value of, then find the minimum value of 2z minus 6 plus 5 iota, then find the minimum value of this। ये कैसे करके लाना है आपको ना, then find the minimum value of this। तो z के बारे में जानकारी तो उसको ड्रॉ करने से मिलेगी अपने को ना, उसका मॉड 2 के बराबर है, 2 से छोटा है ना। और ये ड्रॉ करने के बाद फिर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के लानी है ना, यू टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 को हम चाहें तो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 लिख सकते हैं ना, वो मैंने लिखा रखा है आपको। तो ये करके लाना है अपने को, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के लानी है। जगह छोड़ दो आप थोड़ी बहुत, फ्री है, नेक्स्ट सवाल करो आप। इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 then draw the locus of z, then draw the locus of z। if modulus of z minus 1 is equal to modulus of z plus 2 then draw the locus of z। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये समझा दिया आपको, ये डिस्टेंस होती है, और उसके बाद तो सब आता है आपको, पूरी अंत समय आया हुआ है ना, अंत समय आ चुका अपना, आप खत्म होने की कगार पे अपन कोर्स, सारा ज्ञान भर चुके हैं आपके अंदर हम। तो locus will be a straight line, the locus will be a straight line and which is perpendicular bisector of the line segment joining और -2 and 1। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जेड की 1 से डिस्टेंस, और वो क्या लिखा हुआ है जेड की -2 से डिस्टेंस। तो 1 से डिस्टेंस का मतलब 1 तो यहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 तो यहाँ है हमारे पास, -2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, -2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, ये -2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है। अब हम चाह रहे हैं जेड की डिस्टेंस 1 से और -1 से बराबर रहे। ये लोकस जब पढ़ते हैं ना अपन तो सेकंड पॉइंट ये लिखते हैं अपन,
फर्स्ट तो सर्कल वाला लिखते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि इफ अ पॉइंट इज मूविंग इन सच अ वे that its distance from two fixed points always remains same, then the locus will be a straight line which is perpendicular bisector of the line segment joining the fixed points. तो हम चाह रहे हैं वो यहां से और यहां से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इनका मिड पॉइंट होगा -हाफ। -हाफ कहीं आ जाएगा हमारे पास, तो जेड कहीं यहाँ हो सकता है ना, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। तो ये भी एक फिक्स पॉइंट है और ये भी एक फिक्स पॉइंट है। अब हम चाह रहे हैं जेड इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो, तो जेड इस इन दोनों के फिक्स पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा ना। ये जेड का लोकस हो गया, लोकस के आगे एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब हमारे पास ये जेड का लोकस हो गया। यानी अगर ध्यान से देखें ना अपन, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इनफाइनाइट जेड आएंगे, क्योंकि जो भी जेड यहाँ होगा, जो भी जेड यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं ये सारे जेड निकालने हो तो दिक्कत आएगी, लेकिन हम ये बोल सकते हैं जितने भी जेड आएंगे इन सबका रियल पार्ट क्या आएगा, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही आ गया, माइनस का 1/2 और प्लस का आर्टा वाई, पर वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सोल्यूशन आ गया इसका, यानी वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वही आ गए ना, क्योंकि वो सब यहाँ होंगे, मतलब उन सबका रियल पार्ट क्या होगा, -हाफ होगा, और इमेजरी पार्ट सबका अलग अलग होगा। वाई जीरो भी हो सकता है, वाई जीरो होगा तो यहाँ आ जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा, और वाई नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ये सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का काम ही ये डिस्टेंस बताना कि डिस्टेंस होगी, उसके बाद तो अपन सिंपल ज्योमेट्री लगाते आ रहे हैं, वो लगा ही रहे हैं अपन सिंपल ज्योमेट्री। भाई जेड और 1 के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये जेड और -2 के बीच की डिस्टेंस होगा, वो बराबर करना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ गया ना। ड्रॉ द लोकस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड -1 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड +2, इसका लोकस ड्रॉ करना है हमने। ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस। इसका लोकस ड्रॉ करना है, उसको रीड करो आप, है ना, मतलब रीड करना जरूरी है कि वह है क्या। उसको रीड करोगे भाई, जेड की 1 से डिस्टेंस, जेड की -2 से डिस्टेंस बराबर है, तो अपने आप समझ में आएगा वो। उसको डिस्टेंस वर्ड रीड करो बार बार कि वो डिस्टेंस है ना। अब अगेन मैंने कहा भाई हमें ड्रॉ करना है, तो छोटा बड़ा बाद में ड्रॉ करो, पहले बराबर ड्रॉ कर लो। तो ये बराबर कब होंगे? बराबर तब होंगे जब जेड यहाँ रहेगा, यानी अगर जेड यहाँ रहेगा तब तो ये बराबर रहेंगे। अब हम चाहते नहीं बराबर आए, तो एक बार जेड को इधर लेके देख लो, इस लाइन के इधर लेके देख लो, एक बार इधर लेके देख लो। तो मान लो मैंने जेड को यहाँ लिया इस जगह, तो मैंने जेड की -2 से डिस्टेंस निकाली, तो ये तो कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड +2 आ गया। जेड की -2 से डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ जेड -2 हो गया। और ये कितना आया, ये जेड की 1 से डिस्टेंस आ गई, ये आ गया मॉडुलस ऑफ जेड -1। अब कौन सी डिस्टेंस बढ़ी है इसमें, ये बढ़ी है ना, यानी यहाँ तो जेड की -2 से डिस्टेंस क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, जबकि मैं चाह रहा हूँ जेड की 1 से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो जेड यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो बराबर आ जाएगी, इसके इधर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके इधर होगा वो। मतलब यहाँ आ जाओ, इसको ऐसा एरो लगा दो यहाँ पर, जेड यहाँ हो सकता है, इस लाइन पर नहीं हो सकता, इस लाइन के इधर कहीं भी हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट लूंगा और ये डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ जेड -2, जेड +2, और ये आएगा मॉडुलस ऑफ जेड -1, तो डिस्टेंस बड़ी आ जाएगी। तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ ऐसे एरो लगा दिया, मतलब बहुत सारे पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे एरो लगा दिया हमने ना, ऐसे यहाँ नीचे तक लाइन जा रही है ना, ऐसे यहाँ कहीं भी आ सकता है ना। ठीक है ना, और ये हम जानते ही शायद पहले से ना, ये मैंने लिखा रखा है, क्या लिखे लेट मॉडुलस ऑफ जेड -z1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड -z2 इज इक्वल टू के इफ फर्स्ट k is equal to modulus of z1 minus z2, then the locus of z will be a line segment joining z1 z2। ये सब बता रखा है, समझाने की जरूरत भी नहीं है, समझाऊंगा भी नहीं मैं ना, कैसे आता है क्या आता है, सब खत्म हो गए होंगे मैथमेटिक्स अपने ना। then the locus of z will be a line segment joining z1 and z2, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है z ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट्स z1 और z2 से डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है k के बराबर, और वो कांस्टेंट अगर फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है तो लोकस क्या आता है, लाइन सेगमेंट। और अगर वो कांस्टेंट फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा हो तो लोकस एलिप्स, और अगर वो फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से कम हो नो लोकस, फिर कोई लोकस नहीं आता है। देन द लोकस ऑफ जेड विल बी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। सेकंड, इफ ऊपर लिख रखा है मैंने k इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2,
देन द लोकस ऑफ जेड विल बी एन एलिप्स। ये समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है? जेड की जेड वन से डिस्टेंस और जेड की जेड टू से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है के बराबर। और वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि कांस्टेंट अगर इन फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर आएगा, लोकस क्या आता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन जेड टू। और अगर वो कांस्टेंट इन फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा आएगा तो लोकस एक एलिप्स आता है ना। देन द लोकस विल बी एन एलिप्स फॉर विच जेड वन एंड जेड टू विल एक्ट एज इट्स फोकई। लिखवा रखा है सब आपको हमने, अगर आप पढ़ेंगे तो सब। then the locus of z will be an ellipse for which z1 and z2 will act as its foci। तो ये तो फोकई हो जाएंगे इसके ना। और इन z1 z2 की जो बीच की डिस्टेंस होगी, फिक्स पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? उसको 2ae बोल दूंगा ना। फोकई के बीच में डिस्टेंस ये होती है ना। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट किसके बराबर आता है? ये 2a के बराबर आता है वो ना। फोकल प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता हुआ नजर आए कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है ना, और वो कांस्टेंट फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से बड़ा है, तो लोकस एक इलिप्स होगा। वो जो कांस्टेंट होता है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है, और जो फिक्स पॉइंट होते हैं वो उसके फोकई होते हैं। तो ऐसे अब और यहाँ लिख दें, अगर इफ के इज लेस देन, फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से कम आ जाएगा, देन जेड विल रिप्रेजेंट नो लोकस। देन जेड विल रिप्रेजेंट नो लोकस इफ के इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट्स, देन जेड विल रिप्रेजेंट नो लोकस। फिर कोई लोकस नहीं आएगा ना। तो तीन चीजें, मतलब ये डिस्टेंस से समझ में आ गया, सब कोनिक सेक्शन वाली बातें हैं ना जो हमने देख रखा है ना। अगेन लिख सकते हैं लेट जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू, मॉड लगा दिया इसका हमने, इजिकल टू के। कांस्टेंट है मतलब पहले भी कांस्टेंट लिखा हुआ था वो, और ग्रेटर देन जीरो है ना। ना इफ, अब इसमें क्या होता है, अब क्या आने वाला है कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है, देन द लोकस या तो हाइपरबोला आता है, या लोकस एक पेयर ऑफ रेज आती है, या फिर लोकस कुछ नहीं आता है ना। नाउ इफ फर्स्ट पॉइंट के इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, यानी के अगर उन फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ गया, देन द लोकस विल बी अ पेयर ऑफ रेज originating from z1 and z2। locus of z will be a pair of rays originating from z1 and z2 and will travel along the line joining z1 z2 and will travel along the line joining z1 z2 and will travel along the line joining z1 z2। मतलब वो डायग्राम बना सकते हैं अपने साथ। जैसे फिक्स पॉइंट हमारे पास ये है, एक फिक्स पॉइंट को मैंने z1 मान लिया और एक फिक्स पॉइंट को मैंने z2 मान लिया ना। ये लाइन जॉइनिंग z1 z2 हो गई हमारे पास। मतलब वो जो लाएगा ना लोकस, पेयर ऑफ रेज आएंगी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 z2। तो बहुत सारे बातें हमारे दिमाग में आ सकती है ना। यानी लोकस एक पेयर ऑफ रेज होगा, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? z1 z2 से। लेकिन वो ट्रेवल कहाँ गए? ऐसे ओरिजिनेट यहाँ से होगी तो यूं भी जा सकती है, यूं नहीं जाएगी, वो यहीं से आएगी, इसे ये लोकस आएगा, ये पेयर ऑफ रेज आएगा लोकस। लोकस विल बी पेयर ऑफ रेज। और कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इन दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट इन फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, तो लोकस फिर पेयर ऑफ रेज आएगा। और वो रेज z1 z2 से ओरिजिनेट होंगी, और वो ओरिजिनेट तो होंगे लेकिन वो ऐसे नहीं कि ऊपर जाएगी, वो विल ट्रेवल अलोंग द लाइन जॉइनिंग z1 z2, उसी के अलोंग ट्रेवल करेगी। सेकंड हम जानते ही ना, k इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन जीरो, देन द लोकस ऑफ z विल बी अ हाइपरबोला। देन द लोकस ऑफ z विल बी हाइपरबोला। then the locus of z will be a hyperbola for which z1 and z2 will act as its foci। और वो जो कांस्टेंट k होगा ना, ये कांस्टेंट k किसके बराबर होगा? वो उसके ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगा। वहां वो सम 2a के बराबर आता है, या डिफरेंस 2a के बराबर आता है, लेकिन फिक्स पॉइंट दोनों केसेस में फोकई होते हैं ना। और अगर हमें लगेगा कि वो जो कांस्टेंट k है वो फिक्स पॉइंट की बीच के डिस्टेंस से बड़ा हो गया, तो फिर कोई लोकस नहीं आएगा ना। नाउ z विल रिप्रेजेंट नो लोकस, फिर वो किसी लोकस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। ये तो डेफिनेशन लिखाना पर्याप्त है बस अपने आप में ना, इनकी भी जरूरत नहीं थी वैसे। सवाल आता तो आप सोच सकते थे, या सोचना चाहिए था आपको ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज तो बस ये था, मैंने बताया था डिस्टेंस है वो ना, कि जेड माइनस जेड वन का मतलब वो जेड और जेड वन के बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरह से ही हम मोड के बारे में और भी आगे पढ़ते रहेंगे।
नेक्स्ट आते हैं हम आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट बोले एम्पलीट्यूड बोले एक ही बात है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो जिसे हमने मॉडुलस के बारे में देखा, मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ, कि मॉड जेड का मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो, तो वो लेंथ ही मतलब है ना हमारे पास। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो इसे मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन डबल वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, तो उसको रीड करते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ जेड लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ARG, या जेड लिख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। या ऐसे लिख सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या इसको लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या इसको लिखा जा सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसा लिखा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, आर्ग्यूमेंट बोलो या आप मॉडुलस एम्पलीट्यूड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये होता क्या है देख रहे हैं ना, लेकिन इट इज एन एंगल मेड बाय, इट इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर, इट इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर, ओ जेड वेक्टर with the positive real axis. It is an angle made by OZ vector with the positive real axis. It is an angle made by OZ vector with the पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है ना। ओ जेड वेक्टर समझते हैं बनना, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। ओ का मतलब ओरिजिन से है, और जेड तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोलूंगा, जेड तो वही सही है ना। तो उसका मतलब जैसे ये है कि हमारे पास ये मैंने जेड को ड्रॉ कर दिया, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। अब अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूंगा तो क्या करूंगा, तब भी मैं इसको ओरिजिन से मिला दूंगा, ये मैंने ओरिजिन से मिला दिया, तो ये लेंथ तो क्या हो गई, मॉड जेड हो गया। अब इसके आर्ग्यूमेंट का मतलब ओ जेड वेक्टर बना दो, पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दो, अब मुझे बनाना है ओ जेड वेक्टर, तो ये ओ जेड वेक्टर बन गया। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस हमारे पास, इससे जो एंगल बनाएगा दिस एंगल इज, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब देखो इसमें सिर्फ ये बोल रखा है उन्होंने कि इट इज एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये नहीं बोल रखा कि क्लॉकवाइज मेजर करो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो। अब उन्होंने बोला है कि ये इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये एंगल थीटा ऐसे भी बन रहा है, लेकिन एंगल तो ऐसे ही बन रहा है ना, ये मैं एंगल को तो यूं भी बोल सकता हूँ ना, 2 पाई प्लस थीटा, एंगल तो ये भी बन रहा है। भैया तो आप बोलो कि भाई ये हमारे पास जो है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, या कैसे मेजर करना है, या 0 से 2 पाई में मेजर करना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा उन्होंने। एंगल मेड बाय ओ जेड वैक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो अगर वो थीटा था तो वो भी आर्ग्यूमेंट था, 2 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट है, 4 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है। अब यूं नाप लो भाई, आप जब यहाँ पे तो ये 2 पाई, फिर ये 4 पाई, और फिर थीटा हो गया, 4 पाई प्लस थीटा भी इसका आर्ग्यूमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर लो चाहो तो, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं ना, मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ ना, कि मैंने ऐसे मेजर कर लिया, ये कितना हो गया, माइनस का 2 पाई प्लस थीटा, ये माइनस का 2 पाई प्लस थीटा हो गया ना। तो जो डायग्राम बना रखा है ना मैंने, उस डायग्राम के हिसाब से बोल सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा भी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 2 पाई प्लस थीटा भी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 4 पाई प्लस थीटा भी है, माइनस का 2 पाई प्लस थीटा भी है, माइनस का 4 पाई प्लस थीटा भी है। तो इतना क्यों बोले, अपन यूं बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, वो जो थीटा था उसमें 2n पाई जोड़ दो आप, वेर n बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। भाई वही हमने 2n पाई जोड़ने के पहले जो सबसे छोटा एंगल लग रहा था ना मैं, वो एंगल लिख दिया, उसके बाद 2n पाई जोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू, हाँ हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, मान लो ये 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के बारे में बात करूँ ना, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ना। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा 1 प्लस आयोटा को, तो इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका इमेजरी पार्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये मैंने जेड को लोकेट कर दिया। अब मुझे इसका अगर मोड निकालना हो तो मैथमेटिकल तरीका पता है मोड निकालने का, मोड का मतलब क्या होता है भाई, ओरिजिन से मिला दो। तो ये जो लेंथ है
ये तो मॉड जेड हो जाएगा भाई इसका ना, है ना। ये लेंथ निकाल सकते हैं, दिख रहा है √2 आ जाएगी वो लेंथ। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए ओ जेड वेक्टर बना दो। ये एंगल कितना आ रहा है, π/4। तो क्या बोल सकता हूँ ये आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यही थोड़ी है, इसमें 2n पाई जोड़ दो बस आप। तो पहले छोटा वाला एंगल निकाल लो, बाद में 2n पाई जोड़ दो, है ना। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा वाला निकालूंगा फिर छोटा आएगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4 + 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू आई। अब n की जगह कुछ भी रखते जाओ आप, 0 रखोगे तो π/4 आ जाएगा, 2 पाई प्लस π/4 माइनस का 2 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, 100 पाई प्लस π/4 सब आ जाएंगे, सब आर्ग्यूमेंट होते हैं मतलब, ये सब के सब आर्ग्यूमेंट है। अब इसमें एक उन्होंने एक टर्म डिफाइन कर रखी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसमें उसकी रेंज डिफाइन कर रखी है उन्होंने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखे आप, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कर रखा है उन्होंने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। a unique value of argument of z, a unique value of argument of z, यानी है तो आर्ग्यूमेंट ही है ना, लेकिन इसकी क्या रेंज डिफाइन कर दी उन्होंने, भाई इस रेंज में आएगा तभी प्रिंसिपल बोलेंगे ना। a unique value of argument of z which lies in the interval, a unique value of argument of z which lies in the interval minus pi से pi is called principal argument. A unique value of argument of z which lies in the interval minus pi से pi is called principal argument. तो अगर वो आपसे बोलेंगे भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब आर्ग्यूमेंट की वो यूनिक वैल्यू निकालूंगा। यूनिक का मतलब है कि एक ही वैल्यू आएगी बस इंटरवल के अंदर ना, और उसको हम ये देखेंगे इस इंटरवल में होना चाहिए, तब जाके उसको प्रिंसिपल बोल देंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था जेड इज इक्वल टू 1 + आइटा। अब इसका अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछूंगा आपसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने डायग्राम बना दिया क्योंकि मुझे डेफिनेशन पता है, ये मैंने जेड को लोकेट कर दिया, और इसको अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस तो इसका मॉडुलस हो जाएगी। अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो ये मैंने ओ जेड वेक्टर बना दिया और पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल निकाल लिया, तो ये एंगल निकाल लिया भाई, ये एंगल π/4 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट तो ये भी है, आर्ग्यूमेंट ये भी है, आर्ग्यूमेंट ये भी है, ये भी इसका आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये वैल्यू माइनस पाई से छोटी हो जाएगी, ये तो माइनस पाई से छोटा हो जाएगा। इसको अगर मैं यूं मेजर करूंगा, इसको अगर मैं ऐसे मेजर करूंगा 2 पाई, तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा। तो वो सब आर्ग्यूमेंट है, π/4 भी आर्ग्यूमेंट है ना, माइनस का 2 पाई प्लस π/4 भी आर्ग्यूमेंट है, 2 पाई प्लस π/4 भी आर्ग्यूमेंट है, वो सब आर्ग्यूमेंट है। बट व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, π/4 इज द प्रिंसिपल, वो एक यूनिक वैल्यू है उस आर्ग्यूमेंट की जो माइनस पाई से पाई में आ रही है। यानी माइनस पाई को कभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, पाई को इंक्लूड करते हैं लेकिन माइनस पाई को कभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं ना, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है हमारे पास, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, पता नहीं है कितना है, लेकिन मुझे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। अब हमसे कहा जाए इसका मॉड निकालो, तो मॉड निकालने के लिए तो क्या करूंगा, इसको ओरिजिन से मिला दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मॉडुलस ऑफ जेड। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या सिंपली आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मैंने ओजेड वेक्टर बना दिया, अब ओजेड वेक्टर को अगर मैं यूं ना लूंगा तो ये एंगल कितना हो गया, पाई, ये एंगल कितना है, माइनस पाई। तो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, दोनों ही है, पाई भी है माइनस पाई भी है, या इनफैक्ट 2 पाई, या इनफैक्ट नहीं बोल सकता हूँ पाई प्लस 2n पाई से जो भी आएगा वो सब आर्ग्यूमेंट है ना। पाई प्लस 2n पाई से अपने आप माइनस पाई आ जाएगा, देखो आप, है ना। अगर मैंने ये एंगल नाप लिया ना, हमें तो बोल रखा है भाई आर्ग्यूमेंट जब मैं निकालता हूँ भाई पॉजिटिव रियल एक्सिस से निकालो आप, तो भाई मैंने यूं नापा तो कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया, पाई आ गया। अब इसमें मैंने 2n पाई जोड़ दिया तो माइनस पाई अपने आप आ जाएगा, देखो आप आ रहा है ना, माइनस पाई अपने आप आ जाएगा, 3 पाई अपने आप आ जाएगा, 5 पाई अपने आप आ जाएगा, सब आ जाएंगे अपने आप। लेकिन व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, पाई इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, माइनस पाई प्रिंसिपल नहीं होगा ना, प्रिंसिपल पाई होगा उसका ना, क्योंकि वो रेंज रखी है उन्होंने माइनस पाई से पाई में ही हमें प्रिंसिपल को लेना है, और माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करना, पाई को इंक्लूड करना। आर्ग्यूमेंट दोनों है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई भी है माइनस पाई भी है, प्रिंसिपल लेकिन सिर्फ पाई है। 3 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है, -3 पाई भी इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, -3 पाई भी आर्ग्यूमेंट है, 5 पाई भी है प्रिंसिपल, लेकिन यूनिक होगा और वो माइनस पाई से पाई में आएगा, माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे और पाई को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल का मतलब हो गया ना। अब इसमें क्या है, वैसे तो डेफिनेशन पर्याप्त होती है अपने आप में कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए लिखा हुआ उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या है कि जैसे जब वो आर्ग्यूमेंट पूछेंगे ना,
जैसे प्रिंसिपल पूछा मान लो उन्होंने, वो ये पूछेंगे फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है मेरे माइंड में, क्लियरिटी है, मल्टीपल हो, सिंगल हो, इंटीजर हो, आंसर एक यूनिक वैल्यू आएगी। लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट पूछेंगे तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आर्ग्यूमेंट पूछें, आप सबसे पहले प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल निकाल के बैठ जाओ, ऑप्शन देखो भाई इसका प्रिंसिपल कितना आ गया। उन्होंने पूछा आर्ग्यूमेंट है जेड इज दिस, और वो पूछ रहे हैं फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, हमने निकाल लिया, कितना आया, 5/4 आ गया। ऑप्शन में देखा हमने 5/4 ही नहीं है, तो इसमें 2n पाई जोड़ दो, और 2n पाई जोड़ने के बाद n की जगह इंटीजर रखते जाओ, और जो भी मिल रहा है सब सही है। और साफ साफ पूछेंगे प्रिंसिपल पूछो, तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो सिंगल हो मल्टीपल हो प्रिंसिपल तो एक ही होगा, यूनिक ही होगा ना। लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट पूछेंगे तब भी मैं पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, और उसमें फिर 2n पाई जोड़ दूंगा, और 2n पाई तब जोड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि वो आर्ग्यूमेंट जो मैंने प्रिंसिपल निकाला है वो ऑप्शन में नहीं है, मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरा काम नहीं चल रहा, फिर हम उसमें 2n पाई जोड़ देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जनरली, आर्ग्यूमेंट इंप्लाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यहाँ लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जनरली, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जनरली इंप्लाइज इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब जनरली वर्ड जो है बहुत डेंजरस है, ये आप भी जानते हैं ना, जनरली वर्ड बहुत डेंजरस होता है। जनरली मैं काम नहीं करता, भले रोज करता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा जनरली मैं काम नहीं करता, जनरली वर्ड बहुत डेंजरस होता है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जनरली इंप्लाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तब भी हम पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर अगर लगेगा ऑप्शन में नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें 2n पाई जोड़ दो। इसलिए मैंने लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जनरली इंप्लाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पूछे तब भी आप तो पहले प्रिंसिपल निकालो, काम नहीं चल रहा हो, ऑप्शन में नहीं हो, दिक्कत आ रही हो, तो 2n पाई जोड़ दो, फिर उससे जो भी आ रहा है वो सब सही है। अब इसमें मैं कुछ रूल लिखा देता हूँ, वैसे तो डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कई बार कुछ इनकन्वीनियंट वैल्यू आ जाती है तो निकालना आसान रहता है ना। रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब हो गया माइनस पाई से पाई, सो माइनस पाई इंक्लूड नहीं होगा और पाई इंक्लूड होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन द फर्स्ट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ quadrant, then its principal argument is equal to, then के बाद नेक्स्ट आंसर लिखें, इट्स then principal argument is equal to tan inverse of y by x। सिंपली हम यहां से निकाल लेंगे ना, tan inverse of y, y उसका इमेजिनरी पार्ट है, x उसका रियल पार्ट है ना। if the complex number z lies in the first and in the fourth quadrant, then उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि देखो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू आती है ना, ये -π/2 से π/2 में आती है, इन 100% ये -π से π में आएगा। अब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका एक्स और वाई दोनों क्या है, तो ये पॉजिटिव का मतलब ये 0 से π/2 में आएगा। और जो अगर हम आंख बंद करके भी देखें, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं भी लूं और उसका प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करूं तो वो 0 से π/2 में आएगा ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 से -π/2 के बीच में आएगा, तो ये अपने आप आ जाएगा ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, मतलब ये 0 से -π/2 में आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें इमेजरी पार्ट की जगह इमेजरी पार्ट रखना है, रियल पार्ट की जगह रियल पार्ट रखना है, ये जो भी आएगा वो दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड lies in the second quadrant, if the complex number z lies in the second quadrant, then के बाद फिर नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, then प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा ना उसका प्रिंसिपल क्या आएगा, पाई से छोटा आएगा, है ना, क्योंकि पाई तक तो पहुंचेंगे नहीं अपन, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब उसको बोलेंगे अपन पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आपको लगेगा अभी तो आपने बोला था पाई से छोटा आएगा, यहाँ जोड़ दिया आपने, क्योंकि सेकंड में क्या है, x तो नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये रेशियो नेगेटिव आएगा एक्चुअली। और अगर रेशियो नेगेटिव आएगा तो ये एंगल नेगेटिव आएगा, तो अपने आप पाई में से कम हो जाएगा वो ना, अपने आप वो पाई में से कम हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब बचा थर्ड क्वाड्रेंट, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में -π से बड़ा आएगा, क्योंकि -π तक तो पहुंचेंगे नहीं, पर -π से बड़ा आएगा। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन वही नेक्स्ट आंसर, इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -π प्लस
tan इनवर्स वाई बाय एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो ये रेशियो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस पाई में जुड़ जाएगा ना। तो ऐसे कभी दिक्कत आया तो वैसे डायग्राम बना के निकाल लो अगर कन्वीनियंट डेटा हो तो, वरना इनकन्वीनियंट भी हो और डायग्राम नहीं भी बनाओ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स रेगुलेशन लिख लिए अपन ने ना, और कोई दिक्कत आ रही हो तो डायग्राम बना के देख लो आपने। अब जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए, यहाँ लिख लो, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, modulus and principal argument of following complex numbers। फर्स्ट है हमारे पास z बराबर -1/2, सेकेंड है हमारे पास z बराबर 3 आयोटा, फोर्थ है हमारा, थर्ड है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, फोर्थ है हमारे पास माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब ऐसा नहीं कि पेन चलाना जरूरी है, अगर आपको लगता है भाई मेरे बात समझ में आ गई, इनका मतलब क्या होता है, मतलब ज्योमेट्री का फायदा होता है, मैं सोच सकता हूँ, है ना, ज्योमेट्री का एडवांटेज होता है। देखो फर्स्ट वाले में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है माइनस हाफ कहाँ आएगा, इसका मॉड कितना है, हाँ व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जीरो के माइनस पाई, पाई इधर आएगा ना, माइनस हाफ इधर आएगा ना, भाई ये माइनस हाफ हमारे पास यहाँ है, माइनस हाफ यहीं तो आएगा, ये माइनस हाफ है। अब इसके डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस कितनी है, तो मॉड तो हाफ आ गया। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, अब यही तो प्रिंसिपल हो सकता है, यही तो प्रिंसिपल होगा इसका, आर्ग्यूमेंट तो ये भी है, ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई में है, क्योंकि माइनस पाई कभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है ना, समझ में आ गया ना, ये ऐसे निकाल लिया अपन, तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। अब इसका बताओ व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस, तो ये ऊपर है 3 यूनिट दूरी पर ओरिजिन से, मॉड 3 व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा ये, क्योंकि उस फॉर्मूले में क्या वाई बाय एक्स है, और वाई बाय एक्स में यहाँ एक्स क्या है, तो अनडिफाइंड हो गया, तो मुझे जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की, मुझे फॉर्मूले की वो तो फॉर्मूले की जरूरत तो उनके लिए जिनका मैं बिना फॉर्मूले के नहीं निकाल पा रहा, इसका मैं बिना फॉर्मूले के निकाल पा रहा हूँ, तो डायग्राम से निकाल पा रहा हूँ भाई, 3 आइटा ऊपर आएगा तो यूं जाऊंगा तो π/2 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस पर नहीं आया समझ में, है ना, मतलब फॉर्मूले की मुझे आवश्यकता ही नहीं है इसमें ना, और मॉड इसका 3 आ गया, समझ रहे, मॉड 3 आ गया, एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज π/2। आर्ग्यूमेंट पूछेंगे तब भी मैं प्रिंसिपल ही निकालूंगा पहले, लेकिन यहाँ तो क्लियर कट प्रिंसिपल ही पूछ रहे हैं वरना। अब यहाँ आ जाते हैं वरना, ये कौन से क्वाड्रेंट, इसका मॉड निकाल सकते हैं वरना, अब उसका मॉड निकाल लो पहले, तो मॉड कितना आ गया इसका, मॉड तो 2 आ गया ना, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, पहले इसको जमा दो चाहो तो, कि एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसका मॉड निकाल लिया मैंने, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट का होल स्क्वायर और प्लस इमेजरी पार्ट का होल स्क्वायर, और कितना आ गया ये, 2 आ गया ना। अब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये तो डायग्राम बना के निकालूंगा, यहाँ भी डेटा कन्वीनियंट है, यहाँ भी डायग्राम बना के निकाल सकता हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, ना व्हाट इज वाई बाय एक्स, √3, तो -π + π/3 हो गया, तो माइनस का 2π/3 हो गया, डेटा कन्वीनियंस है ना, डायग्राम बना के भी देख सकते हो, तो कई बार क्या इनकन्वीनियंट आ जाता है ना, -1 यहाँ आ गया, माइनस का √3 कहीं यहाँ आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया इस जेड हमारे पास, इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया, ये तो मॉडुलस हो गया,
अब प्रिंसिपल इसका ये तो प्रिंसिपल हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पाई से बड़ा होगा, फिर हमें यूं नापना पड़ेगा इसका मतलब उसको। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब क्या मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ? व्हाट दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये माइनस का पाई प्लस 60, माइनस का पाई प्लस 60 आ गया हमारे पास, है ना भाई? क्योंकि डेटा अच्छा था ना, इसलिए मैं निकाल पाया कि 60 है, इससे बता पाया कि माइनस पाई प्लस 60 हो गया, वरना फिर फॉर्मूले से कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे फटाफट निकाल पा रहा हूँ। क्लियर हो गया ना? ऐसे लिख दिया इसका ना। अब इसमें हम लास्ट वाले को निकाल रहे हैं ना, तो उसमें बस उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले ना। तो सिंप्लीफाई कर लिया होगा तब तक आपने ना। जेड इजिकल टू क्या लिखा है? माइनस आयोटा और 9 प्लस आयोटा, माइनस का आयोटा, फिर लिखा हुआ है 9 प्लस आयोटा, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस आयोटा, ये से लिखा हुआ है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। पहले आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 1 माइनस 9 आयोटा आ गया। फिर वो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हम, तो ये ऐसा आ गया। बस अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो कितना आएगा पहले? दिस इज 2 एंड 9 11, 11 अपॉन 11/5 एंड प्लस आयोटा माइनस माइनस 17/5 माइनस 17/5, ये ऐसा आ जाएगा। तो बस अब एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया। अब मैं मॉड भी निकाल सकता हूँ और मैं इसका आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकता हूँ। तो मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा? 121 एंड प्लस 289 अपॉन 25, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो शायद कैंसिल आउट हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना वहां, तो 5 से कट जाएगा इसका मतलब ये। तो कितना आ रहा है? 82/5, 82/5 आ जाएगा। दिस इज द मॉडुलस, ये लेंथ आ जाएगी ना, क्योंकि नो और एक्स जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो आते ही 5 से कट जाएगा इसका मतलब ये। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकता हूँ मैं ना। किससे निकालो? कौन से क्वाड्रेंट में है अभी? अब वो क्या डेटा अगर मैं डायग्राम बनाता तो वो एंगल नहीं निकाल पाता एक्चुअली में ना, इसलिए फॉर्मूला काम आ गया हमारे अब। अब कौन से क्वाड्रेंट में? ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, सिंपली tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x माइनस 17/11, बस ये ऐसा आ गया हमारे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है ना। अब इसको ऐसे लिख दो चाहो तो, या माइनस साइन बाहर निकाल दो, tan इनवर्स ऑफ 17/11। तो ऐसे बड़ा आसान है, मतलब हमें x प्लस आइटा y की फॉर्म में भी लिखना आता है ना, और हम मॉडुलस भी निकालना आता है हमें, और हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट भी निकालना आता है ना, दोनों निकाल सकते हैं। अब जैसे हमसे कहा जाए कि ड्रॉ द लोकस ऑफ जेड, ड्रॉ द लोकस ऑफ जेड इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/3 देन ड्रॉ द लोकस ऑफ जेड। मतलब मुझे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने हैं जिनका आर्ग्यूमेंट π/3 के बराबर है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? मन में बोलना है अपने को ना, सवाल नहीं हो चलेगा, कोई बात नहीं, और फिर वो मन में बोलने के बाद सवाल 100% होगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है बोलना है अपने को ना। फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मुझे निकालना नहीं है, दे रखा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/3 है। इसका मतलब ओ जेड वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/3 एंगल बना रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/3, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, ये थर्ड में नहीं आ सकता, ये फोर्थ में नहीं आ सकता, ये फर्स्ट में आएगा ना। और बेसिकली इसका मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब, जैसे मैंने पहले एंगल π/3 बना दो भाई, एंगल π/3 कहां बनेगा? एंगल π/3 यहां बन जाएगा, ये एंगल π/3 बना दिया। अब क्या जेड को मैं यहां ले सकता हूं? क्या इस जेड को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ये जो ओजेड वेक्टर बनेगा, क्या ये पॉजिटिव एक्सिस π/3 एंगल बना रहा है? क्या जेड यहां हो सकता है इस जगह? अगर मैं जेड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो इसको ओरिजिन से मिला दिया, ये एंगल भी π/3, क्या जेड यहां हो सकता है? यस, ओजेड वेक्टर अब की बार ये बन जाएगा, जेड यहां भी हो सकता है ना, यहाँ कहीं भी मैं पॉइंट लूं वो उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? π/3 आएगा। तो लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना, तो जीरो की बात नहीं करते। जैसे अपन नल वेक्टर पढ़ते हैं तो बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। नल वेक्टर को सिर्फ उसके मोड से पहचानते हैं अपन, नल वेक्टर का मतलब उसका मोड क्या है? जीरो है ना, उसका मॉडुलस जीरो है, ये बोल पाते हैं। डायरेक्शन क्या है पता नहीं है अपने को। ऐसे अपन जीरो जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो सिर्फ ये बोल सकते हैं भाई जीरो का जो मोड है वो जीरो है, या अगर मोड जीरो है तो दैट इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो जीरो की बात नहीं करते, यानी जीरो का आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं निकालता। या जब भी हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो जेड नॉन जीरो रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आ गया? लोकस, एक लाइन तो आई नहीं क्योंकि जेड पीछे तो आ ही नहीं सकता ना। लोकस क्या आ गया? एक रे आ गई है, ये एक रे आ गई इन विच ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड।
लोकस इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड द ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। अब देखो जैसे मैंने मॉड समझाया था ना आपको, कि मॉडुलस ऑफ जेड को मैंने ऐसे समझाया था आपको, पहले बताया था ज्योमेट्रिकली मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। फिर मैंने बताया कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन को मैंने ऐसे लिखा, जेड माइनस जीरो। फिर हमारे समझ में आया भाई ये क्या है, ये भाई जेड और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस है। फिर मैंने इसको लेके ऐसे लिख के दिखाया कि जेड वन माइनस जेड टू होगा, तो अब मैं क्या बोलूंगा, जेड वन जेड टू के बीच की डिस्टेंस बोलूंगा ना। ऐसे मैं आर्ग्यूमेंट का समझाता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या है, मैंने ये बताया कि इसका मतलब है कि एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, यानी जेड को ओरिजिन से मिला दो, लेकिन हेड वो हेड कहाँ लगाओ, हेड जेड पे लगाओ, क्योंकि मुझे ओ जेड वेक्टर बनाना है ना। समझ में आया ना। और हम जानते हैं जब ओ जेड वेक्टर होता है तो हेड का पोजीशन वेक्टर पहले आता है और टेल का पोजीशन वेक्टर बाद में आता है। जैसे मैं ए बी वेक्टर लिखूंगा तो ए बी वेक्टर में हेड क्या है और टेल क्या है, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आएगा। ऐसे कभी अगर मैं ओजेड वेक्टर को लिखूं तो पहले क्या आना चाहिए, जेड का पोजीशन वेक्टर, बाद में क्या आना चाहिए, टेल का पोजीशन वेक्टर आना चाहिए। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आप, इसका मतलब है ओजेड वेक्टर, और ओजेड वेक्टर का मतलब क्या होगा, जेड माइनस जीरो हो गया। मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब ये है कि भाई ओ जेड वेक्टर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल बना रहा है ना, यानी जेड ये हेड हो गया और ये टेल हो गई हमारे पास, इसको ओरिजिन से मिला दो। लेकिन वेक्टर कौन सा बनाना है, ओ जेड वेक्टर बनाना है मुझे ना, एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर, बाद वाला पहले आएगा। समझ रहे हैं आप, ओ जेड वेक्टर। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, इसका मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट, यूं समझ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये आर्ग्यूमेंट का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आर्ग्यूमेंट निकाल रहा हूं, इसको मैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर, जेड वन जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर, यानी जेड वन को और जेड को मिला दूंगा, एरो कहां लगाऊंगा, एरो जेड पे लगाऊंगा। हेड है ना भाई, हेड पहले आ गया नहीं आ रहा समझ में, आगे समझ में, इसका मतलब ओ जेड वेक्टर वो पहले आ रहा है, जेड बाद में आ रहा है, जेड वन पहले आ रहा है, जेड बाद में आ रहा है ना। क्या लिख लें यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऐसे स्टार लगा के लिख लें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन रिप्रेजेंट्स एन एंगल, रिप्रेजेंट्स एन एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर with the positive real axis, with the positive real axis, with the positive real axis, real axis। वहां ओ जेड वेक्टर होता है, ओ की जगह क्या आ गया, जेड वन आ गया हमारे पास है ना, ये इसका मतलब है ना। यानी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यानी कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थीटा, क्या मतलब इसका, कि जेड वन जेड वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। यानी जेड वन एक फिक्स नंबर होगा, जेड कहीं भी होगा, हम क्या करेंगे, जेड को जेड वन से मिला देंगे और कौन सा वेक्टर बनाएंगे, जेड वन जेड वेक्टर, एरो कहां लगा देंगे, जेड पर लगा देंगे, और वो पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूं इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बराबर थीटा, देन द लोकस ऑफ जेड will be a ray, will be a ray, then the locus of z will be a ray originating from z1, then the locus of z will be a ray originating from z1, आगे लिखेंगे z1 not included, क्योंकि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर z z1 हो गया फिर जीरो हो जाएगा ना, और जीरो की बात ही नहीं कर सकते अपन। विल रिप्रेजेंट अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1, फिर लिखा ब्रैकेट में z1 not included and making an angle of theta with the positive real axis, and making an angle theta with the positive real axis, and making an angle theta with the positive real axis। ये इसका मतलब हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्रॉ द लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 iota is equal to minus pi by 3, ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस।
उसको रीड करें है ना, मतलब सवाल करने की जल्दबाजी नहीं रखें, समझें वो क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, ये देखें आप है ना। पहले मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब समझाया, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को जेड माइनस जीरो लिख के बताया आपको ना, कि ओ जेड वेक्टर। हो गया। वैसे तो मैंने सिंपल रूल लिखा रखा है कि इट इज ए रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जेड वन। व्हाट इज जेड वन? टू आयोटा। टू आयोटा से ओरिजिनेट होगी, और कितना एंगल बनाएगी? माइनस का पाई बाय थ्री एंगल बनाएगी ना। ये समझ में आ गया ना भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो, इट इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर। ऐसे जेड वन लिख दूंगा तो क्या होगा? इट इज एन एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? जेड वन की जगह क्या है यहाँ? टू आयोटा है, तो टू आयोटा को लोकेट कर दो, यानी टू आयोटा से ओरिजिनेट होगी ये रे ना। टू आयोटा से, टू आयोटा का मतलब यहाँ हो गया ना, यहाँ से ओरिजिनेट होगी है ना। अब इसको टू आयोटा बोल दो या 0,2 बोल दो, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करूंगा ना। अब यहाँ से कितना एंगल बनेगा? यहाँ से एंगल बनेगा हमारे पास माइनस पाई बाई थ्री। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने रियल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये इमेजरी एक्सिस ड्रॉ हो ही रही है। अब हम चाह रहे हैं एंगल माइनस पाई बाई थ्री बने, तो अगर मैं यहाँ लूंगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। माइनस पाई बाई थ्री कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो माइनस पाई बाई थ्री एंगल बना दो भाई, ये एंगल बना दिया माइनस पाई बाई। कैसे बना भाई? यहाँ मार्क करके दिखा दो उनको, ये माइनस पाई बाई थ्री एंगल, ये पाई बाई थ्री एंगल बना दिया हमने ना। तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस पाई बाई थ्री हो गया। तो जेड कहाँ हो सकता है? यहाँ से एक रे ओरिजिनेट होगी, और इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? माइनस पाई बाई थ्री का एंगल बनाएगी। तो ये लोकस आ गया, दिस इज द लोकस। लोकस एक रे आ गई हमारे पास। समझ में आ गया ना? अब इसका मुझे इक्वेशन भी लिखना हो तो लिख भी सकता हूँ मैं ना। जैसे अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मैं भी लिख सकता हूँ ना। जैसे अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ एक्स वाई में इक्वेशन लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ। ये एक लाइन ही तो हो गई एक तरह से, ये लाइन हो गई जो यहाँ से निकल रही है। और इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया? ये पाई बाई थ्री, तो वो टू पाई बाई थ्री हो गया। समझ रहे? इंक्लिनेशन टू पाई बाई थ्री। तो लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं वाई माइनस वाई वन। स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया माइनस रूट थ्री। नहीं आ रहा समझ में? भैया इंक्लिनेशन हुआ ना, तो वो टू पाई बाई थ्री आ गया। टेन, टू पाई बाई थ्री का टेन वन ट्वेंटी इज माइनस रूट थ्री। तो वाई माइनस वाई वन स्लोप, और फिर एक्स माइनस एक्स वन। अब लेकिन गड़बड़ी होगी कि भाई ये तो लाइन बन जाएगी, हमें तो ऊपर वाला पोर्शन चाहिए नहीं। तो यहाँ कंडीशन लगा लो आप। क्या कंडीशन लगाए भाई? या तो कंडीशन ऐसे लगा दो कि भाई एक्स को नेगेटिव होने ही मत दो, क्योंकि यहाँ जो भी पॉइंट होगा उनका एक्स क्या होगा। तो या तो इस पर ये कंडीशन लगा दो कि एक्स पॉजिटिव है। तो अगर एक्स पॉजिटिव हमारे पास है, तो फिर वाई माइनस टू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब वाई हमेशा टू से कम होगा। भाई अगर मैं ये कंडीशन लगा दूंगा ना, ये कंडीशन पर्याप्त है अपने आप। ये कंडीशन लगाने के बाद ये लाइन का ये वाला पोर्शन नहीं आएगा अब। आगे समझ? या फिर ये लिख दो आप, इसको मत लिखो, या फिर इसको मत लिखो, लिख दो वाई लेस देन टू। ऐसे लिख दो कि वाई लेस देन टू होगा। वाई लेस देन टू का मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव होने का मतलब एक्स अपने आप पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया? ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह से रे को निकाला जा सकता है और देखा जा सकता है, और हम बना सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रो द लोकस ऑफ जेड, ड्रो द लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा इजिकल टू माइनस पाई बाई फोर इजिकल टू थ्री पाई बाई फोर। ये ड्रॉ करना है मुझे। ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा इजिकल टू थ्री पाई बाई फोर, एंड ड्रॉ द लोकस ऑफ जेड। हो गया ना? तो इसमें पहले सही करना पड़ेगा, उसको जेड माइनस जेड वन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस, माइनस का टू प्लस थ्री आयोटा आ गया है। ठीक है ना? ऐसे जमाना पड़ा, जेड माइनस जेड वन करना पड़ा पहले अपने को ना। और ये थ्री पाई बाई फोर है। अब ये एक रे आ गई, ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? ये ओरिजिनेट होगी माइनस टू प्लस
3 आइटा से ओरिजिनेट होगी ना, -2 + 3 आइटा से, तो ये -2 हो गया और प्लस का 3 आइटा आ गया, इमेजरी पार्ट 3 आ गया, तो ड्रॉ कर दिया। अब यहां से ओरिजिनेट होगी लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, और यहां से कितना एंगल बनाएंगे, 3π/4। यहां से रे ओरिजिनेट होगी, ये मैंने रेफरेंस के लिए इमेजरी एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अब 3π/4 का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस π/4, तो ये 3π/4 एंगल हो गया, मतलब हमारे पास दिस एंगल इज 3π/4, तो दिस इज द लोकस, ये ऐसे लोकस आ जाएगा हमारे पास, ये इसका लोकस ड्रॉ कर देंगे। नोट में लिखो इफ जेड इज स्टार लगा के लिख लो, इफ जेड इज नॉन जीरो एंड प्योरली रियल, if z is non-zero and purely real, then argument of z, इसके बारे में क्या बोल सकता हूं, आपके पास सिर्फ ये जानकारी, z नॉन जीरो तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, नॉन जीरो तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं भी बोलूं तो अंडरस्टूड है कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो जेड जीरो नहीं है, मतलब है ना, क्योंकि उसका मैं आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकता। अब मैं बोल रहा हूं कि जेड नॉन जीरो है और प्योरली रियल है, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, क्या तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो है या उसका आर्ग्यूमेंट पाई है, -π भी हो सकता है ना, यानी मैं बोल सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि बेसिकली ये मल्टीवैल्यूड होता है ना, जब मुझे जरूरत पड़ती है आर्ग्यूमेंट निकालने की तब मैं सबसे पहले प्रिंसिपल ही निकालता हूं, मेरे को दिक्कत आती है ऑप्शन में नहीं होता, मेरा काम नहीं चलता, तब उसमें 2n π जोड़ता हूँ ना, प्रिंसिपल साफ साफ लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बोल सकता हूँ कि नॉन जीरो है प्योरली रियल है, तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जीरो होगा या फिर क्या होगा, पाई होगा। लेकिन अगर उससे काम नहीं चल रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, ये बोल सकता हूँ कि 0 + 2n π और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, और क्या बोल सकता हूँ, पाई + 2n π, और ऐसा बोल सकता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, अगर वो नॉन जीरो है और प्योरली रियल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, प्रिंसिपल बोल देते तो जीरो या पाई बोलता बस, मैं ना, समझ में आ गया है ना। एक और स्टार लगा के लिख लें, इफ जेड इज नॉन जीरो एंड प्योरली इमेजरी, इफ जेड इज नॉन जीरो एंड प्योरली इमेजरी, मतलब ये सोच पा रहे हैं अपन मेरे हिसाब से, अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आपके ना, इफ जेड इज नॉन जीरो एंड प्योरली इमेजरी देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब क्या क्या बोल सकते हैं, अब जेड या तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है या फिर नीचे है, तो क्या बोल सकता हूं, ऊपर होगा तो π/2 + 2n π, नीचे होगा तो -π/2 + 2n π, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज 2n π + -π/2, सही बोला है मैंने, है ना, ऐसा बोल सकते हैं इसको। अब फिर नीचे लिख लेना है, इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू, अब देखो यहां मैं इनका सम पूछ रहा हूं ना, और सम की वैल्यू मैं आपसे लिखवा रहा हूं, तो क्या आएगा बताओ जी, पहले आप सोच के बताओ क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, जेड का मतलब आप जानते हो, जेड बार का मतलब आप जानते हो, है ना, क्योंकि डायग्राम से सोच सकता हूं मैं, कितनी अच्छी बात है हम डायग्राम को सोच सकते हैं आंख बंद करके, भाई ये जेड है तो ये जेड बार है, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है तो ये इसका आर्ग्यूमेंट आएगा, दिस इज 0, तो देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये 0 आएगा या 2π आएगा, 2π बस एक ही स्थिति में आएगा, जब जेड प्योरली रियल होगा और उसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो अगर जेड यहां हो गया ना इस जगह, जेड अगर यहां हो गया, मान लो यहां जेड है, तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, पाई बोल सकता हूं मैं, जेड बार भी यही है, ये भी कितना है, वो भी पाई है ना, 2π आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, जीरो तो नहीं आया ना यहां पर, ऐसा तो कर नहीं सकता मैं एक का पाई ले लूंगा एक को -π ले लूंगा, भैया तो दोनों के प्रिंसिपल लूंगा मैं, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मैं यहाँ जेड ले रहा हूँ, या अब जेड चाहे कुछ भी हो यहाँ कहीं भी हो, इसका प्रिंसिपल अगर ये भी पाई आएगा, और अगर मैं यूं मानूंगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर उसका भी -π मानो, या तो फिर आप भाई यही जेड है यही जेड बार है, अगर मैं जेड का आर्ग्यूमेंट पाई बोल रहा हूँ तो जेड बार का भी क्या बोलूंगा, फिर पाई बोलूंगा, उसका -π बोलूंगा तो उसका भी -π बोलूंगा, लेकिन वो 2π लिखने का मतलब मैं प्रिंसिपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, समझ में आ गया। अब इसके अलावा जेड कहीं भी लो आप, कहीं भी, यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो, हमेशा सम जीरो आएगा वो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी लूंगा ना तो सम हमेशा जीरो आएगा, जैसे मैंने जेड यहाँ लिया इस जगह, ये इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लिया मैंने,
ये इसका आर्ग्यूमेंट है। अब जेड बार कहाँ आएगा, मिरर इमेज, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। अब उसका प्रिंसिपल निकाला, इसका ही प्रिंसिपल निकालूंगा, इसका प्रिंसिपल ही आएगा। अब अगर वो थीटा है तो ये कितना है, सम जीरो ही आएगा ना। सिर्फ इस पोजीशन में ही जब जेड यहाँ होगा तभी वो 2 पाई आएगा, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2 पाई या फिर जीरो। बाकी फिर नेक्स्ट सन पे मिलते हैं पर, है ना। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाने हैं ना। होमवर्क में हमारे पास जो है वो करने के लिए एक तो वेक्टर की शीट है ना। तो कहाँ तक आ गए अपन, 35 तक आ गए शायद, है ना। हाँ, तो 35 के बाद नेक्स्ट उसमें कर लेंगे अपन वेक्टर के अंदर। संडे कल वैसे ना, तो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। तो हम आ गए 36 से लेकर 45। ये सवाल तो इसमें करने हैं ना। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लो थोड़े बहुत, क्योंकि इस बहाने हो जाएगा होमवर्क, वरना फिर रेगुलर डे में तो कर नहीं पाते ज्यादा अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम कर सकते हैं ये A8, इधर रिमाइंडर थ्योरम होती है, हम जानते हैं ना। A8 के बाद हम कर सकते हैं B8, C1 कर सकते हैं। C1 के बाद C2 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। पार्ट 2 में आ गए दोनों। पार्ट 2 में A2 कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं। A5 शायद कर लिया था क्या हमने, नहीं किया था। A5, एक A6 कर सकते हैं। ये सब आसान सवाल है, पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे आपसे ना। प्रोवाइड मेरी बात समझ में आ रही हो। ये करके लाने हैं हमें, ठीक है।